चलिए हम अभी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो किसान नेता है। पाशा पटेल जी महाराष्ट्र से है और बड़े किसान नेता है। साथ में पद्मश्री जिनको मिला हुआ है ऐसे भूषण त्यागी जी, आपका दोनों का स्वागत करता हूं। पाशा जी आप उनका परिचय बताएं। नमस्कार, मैं पाशा पटेल हूं और मेरे साथी जो है भूषण त्यागी जी। ये सही तो हम जो सब बात कर रहे हैं कि जहर मुक्त अनाज कैसे मिले और उसको कैसे तरीके से बनाया जाए, ये ऑर्गेनिक खेती का जो आजकल हम जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि देश में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के नहीं मिलेगा। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ऋषि तुल्य व्यक्तिमत्व है भूषण त्यागी जी। और हमारी सरकार ने इनको पद्मश्री खिताब दिया है। अगर आपका इनकी खेती का अगर देखना है तो ज्यादा दूर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की ही है। और हापुड़ ना 100 किलोमीटर यहाँ से इनका गांव है और इनके गांव में इनकी खेती अगर देखेंगे तो अपने को सही आपको खेती कैसे करना चाहिए। बिल्कुल, हम अपनी रिपोर्टिंग टीम भेजेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने महाराष्ट्र से जो एक और पद्मश्री है जो नेचर पर खेती करते हैं, उनको भी पूरा दिखाया था। आज हमने इनको एक स्पेशल उद्देश्य के साथ बुलाया है। किसानों का जब भी हित होता है तो उनके आड़े आने वाले लोगों की कोई कमी इस देश में नहीं है। इन दिनों भारत सरकार ने इथेनॉल इस विषय पर बड़ा काम चालू किया है और आज पेट्रोल में इथेनॉल डालने का बड़ा विरोध हो रहा है। तो हमने सोचा कि किसानों वाला एंगल है, इसका लाभ तो किसानों को मिल रहा है। क्योंकि संघ के जो संस्थापक थे, संघ चालक थे इसके पहले के सुदर्शन जी, उन्होंने कहा था कि देश की किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनना चाहिए। और इसलिए उसी आधार पर अटल जी ने नितिन गडकरी जी को भेजा था ब्राजील 2003 में। और तब से ये चल रहा है। अभी जाकर वो कहीं प्रत्यक्ष जमीन पर उतर रहा है। तो ऐसे में मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा कि जो विरोध हो रहा है उसमें पेट्रोलियम लॉबी है पीछे, ऐसा एक आरोप लगता है। तो उस पर तो नितिन जी जब आएंगे 6 बजे तो जवाब देंगे ही। हम आपसे समझना चाहते हैं कि इथेनॉल का पेट्रोलियम में उपयोग करने से किसानों का क्या लाभ हो रहा है। मैं पहले आप सब लोगों को एक विनती करना चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोगों का ध्यान अपने मोबाइल में है। मैं 2 रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, कि एक तो आपस में बात मत करो और दूसरा फोन में ध्यान मत डालो। अगर आपके बच्चे कच्चे जीवित रहना है ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं पहले मेरा परिचय देता हूं। मैं पाशा पटेल हूं, लातूर नाम का डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां से हूं मैं अभी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र का चेयरमैन हूं और मुझे कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस है महाराष्ट्र में। दूसरा, मैं चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टास्क फोर्स का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूं महाराष्ट्र में। और बांस में जो ये है हमारे पास बांबू का बोर्ड है, उसका मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं। और दिल्ली में जो दायित्व है, आप समझोगे कि ये महाराष्ट्र का है, गंवार दिख रहे हैं, गांव का दिख रहा है, ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं दिल्ली में जो दायित्व है वो 2-3 दायित्व आपको बताना चाहता हूं। अभी मैं आज जो आया हूं तो रुकना है नहीं हाँ चलो। तो मैं आज यहां आया हूं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बोट नाम की एक संस्था बनाई गई है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो व्यापार नीतियां बनाने की, उसमें 40 लोगों का गवर्निंग काउंसिल का बोर्ड है, उसमें मैं भी हूं। तो ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसमें हम काम करते हैं। आपने जो अभी जो बात की है तो किसान का हित, किसान और इथेनॉल, इसमें किसानों का हित क्या है, हाँ, देश का हित क्या है, हाँ, समाज का हित क्या है। तो पहले किसानों पे जोर देते हैं। हाँ, पहले किसानों के बारे में मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूं। पहले तो मनोज तिवारी जी हमारे बीच आए हैं, स्वागत है। नमस्कार। हाँ। ये अभी जो कार्यकर्ता है ना उधर पीछे, आप सब लोग, नहीं फिर एक सेकंड में मैं बोल रहा हूं कि जरा आप आपस में बात अगर कम करेंगे ना तो मुझे आपको मेरी बात समझाने में फर्क पड़ेगा।
देखिए ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस समय किसानों के विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक इथेनॉल का विरोध करने के गैर तार्किक उदाहरण और कुतर्क दिए जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में किसी चैनल पर पहली बार देश के दो बड़े किसान नेता पद्मश्री इथेनॉल इस विषय पर टीवी पर बोल रहे, इसलिए आपको गंभीरता से सुनना चाहिए। हाँ, तो देखिए, इथेनॉल की बात आज जो हो रही है, सही इथेनॉल का इस देश में, दुनिया में जन्म कब हुआ है, यह बात आपको पहले समझ लेना पड़ेगा। 19 और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपको, 1931 में ब्राजील में इथेनॉल का जन्म हुआ। 1931 में, जब उसको इथेनॉल नहीं कहा जाता था, जब उसको पावर अल्कोहल कहा जाता था। 1931 में ब्राजील में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन को मेरे देश में आने के लिए 2001 साल निकलना पड़ा और अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। 70 साल के बाद ये इथेनॉल मेरे देश में आया। अब ये 70 साल में कहां छुपा हुआ था, ये अगर आपको समझ लेना चाहिए तो मैं इसके पीछे का राज बताना चाहता हूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर आप में से किसी ने अगर पढ़ा होगा तो और एक, नहीं पढ़ा होगा तो और एक बार पढ़िए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जी ने 1945 में बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। देश के बाकी हिस्सों में बहुत अनाज पैदा हुआ था, लेकिन बाकी हिस्सों का अनाज बंगाल में पहुंचाने के लिए दिक्कत ये थी कि हमारे पास ट्रक तो थे लेकिन तेल नहीं था। तेल ये इसलिए नहीं था कि दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसार दिख रहे थे, इसलिए कोई भी देश हमको तेल देता नहीं था। तब पंडित जी ने 1945 में जो लिखा है वो समझ लो। पंडित जी ने तब क्या लिखा कि अब मैं गन्ने से पावर अल्कोहल नहीं बना सकता। क्यों? तो मेरे देश पे अंग्रेजों की सरकार है और अंग्रेजों की सरकार की तेल नीति तय करने वाली बर्माशेल नाम की कंपनी है। जब तक अंग्रेज नहीं जाएंगे तब तक बर्माशेल नहीं जाएगी, और बर्माशेल अगर नहीं जाएगी तो मैं गन्ने से पावर अल्कोहल नहीं बनाऊंगा। ये मेरा दुख है। ऐसा 1945 में पंडित जी ने कहा। देखो, 2 साल के बाद देश को आजादी मिली। 17 साल पंडित जी, 17 साल उनकी लड़की का लड़का, 10 साल मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिंह राव जी, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी 45 को जो पंडित जी को समझा, वो 2001 तक कागज पे और वास्तवता में नहीं आया। आपको एक बात बताऊं, बहुत शांति से आप सुन रही, इसलिए षड्यंत्र कैसा होता है उसका एक मैं एग्जांपल बताता हूं। मैं जिस शहर से हूं वहां पे देश के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। मैं एक नेता को पूछा, नेताजी ये पावर अल्कोहल बनाने के लिए 70 साल क्यों लगा? तो वो कांग्रेस के नेताजी मुझे कहे, पाशा जी इथेनॉल तैयार करना बहुत लंबी और बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसलिए हम 70 साल कामयाब नहीं हो सके। आपको सुनना है तो सुनिए, इथेनॉल गांव में कैसे बनता है। आपने गुड़ खाया है ना? गुड़ की जो भेली होती है, भेली बोलते हैं ना आपके पास, गुड़ की भेली होती है। वो गुड़ की भेली फोड़ने का, उसको बारीक करने का, उसको पानी में भिगाने का, भिगा हुआ पानी बैरल में डालने का, वो पानी सड़ाने का, और सड़ा हुआ पानी बैरल में डाल के चूल्हे पे रखने का, नीचे से आग लगाने का, ऊपर जो खतरा पड़ता है उसको इथेनॉल बोलते हैं। और ये इस टेक्नोलॉजी से तो लोग गांव में शराब बना रहे हैं। ये कमाल है। तो गांव का जानवर चराने वाला भी इथेनॉल बनाता था, और ये मूर्ख मुझे बोलते थे कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। सही क्या राज है पता है? सही राज ये था कांग्रेस के जमाने में कि गरीबी जब तक नहीं रही थी तब तक कांग्रेस वाले राज करते नहीं थे।
इसलिए उनको गरीबी हटानी नहीं थी, इसलिए किसान को पेट्रोल और डीजल का मालिक इनको बनाना नहीं था। इसलिए 70 साल लगे। जब अटल जी आए तो तब उन्होंने इथेनॉल लाया, और उस वक्त अगर आप सुनोगे तो सारे पेट्रोलियम कंपनियां, पहले के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको पेट्रोल लाने के लिए दलाली मिलती थी, इसलिए उन्होंने किसानों को आजादी नहीं दी। 2001 में हम सारे किसानों को आजादी मिली। जब 5% पेट्रोल में मिलना तय हुआ था, सोचो अटल जी के बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5% से 6% नहीं हुआ, 7% नहीं हुआ। जब फिर कांग्रेस की सरकार गई तब मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, और वो उन्होंने 20% तक ये बात लेके इसका गई। किसान को कैसे सीधे फायदा है, ये हाँ, ये बात है। किसान को मतलब ये तो फायदा है ही कि जो हाँ। विदेश से हमको अभी जो युद्ध जन्य स्थिति थी, हाँ। तो 20% अभी हम मिलाते हैं। बिल्कुल। इस कारण हमको 20% कम महंगा बिल्कुल मंगाना पड़ा। बिल्कुल। तो ये तो ठीक है, देश के अन्य फायदे। हाँ आप दोनों किसान नेता है जी। किसानों को क्या फायदा, पहले आप बताएं फिर आप बताएं। देखिए किसानों को क्या फायदा हुआ, तो लास्ट ईयर 21 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में गए इथेनॉल की वजह से। 1.25 लाख करोड़। 1.25 लाख करोड़। और वो भी कैसे? सिर्फ गन्ने से, शुगर केन से और मक्के से। बात अभी अगली सुनो, अगर बांस से इथेनॉल और मिथेनॉल बनाया जाएगा तो, और एक बार आप सब बात सुनो, हमारे देश में जो जमीन अभी बुआई नहीं की जा सकती, ऐसी जो बंजर जमीन है, ऐसे जमीन में अगर हम बांस लगाएंगे, उस बांस से 6 बिलियन बैरल हम मिथेनॉल बना सकते हैं। 6 बिलियन बैरल, और हमारे देश को 2 बिलियन बैरल लगता है। 6 बिलियन बैरल इराक, ईरान, जहां से आज तक हमने डीजल पेट्रोल लाए, उन देशों को हम डीजल पेट्रोल दे सकते हैं। इतनी ताकत हमारे देश की है, और ये होने के लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं लग सकते। ये 3-4 साल में हम ये कीमिया कर सकते हैं। ऐसी जादू हमारे पास है, और वो जादू भी आने का एक ही कारण है। क्या है ये भी सुनो। बांस को भी रोका गया था, बिल्कुल जैसे इथेनॉल को रोका गया था, उसी तरह बांस को भी रोका गया था। 1927 में अंग्रेजों ने फॉरेस्ट कानून बनाया, उसमें बांस को वृक्ष का दर्जा दिया, और वृक्ष जबकि वो क्रॉप्ड है, वो जो घास है, हाँ, घास है, तो एक जगह से दूसरी जगह तोड़ के लेके जाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लगती थी। एक ही सुनो एक बात। तो हुआ क्या, जब फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लगती थी तो खेती मेरी, पौधा मेरा, बांस मेरा, मेहनत मैंने की, मैंने बढ़ाया, और जब काटने का समय आया तो मैं जब फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता था, वो बोलता था मेरा हिस्सा क्या है। क्यों? तो गवर्नमेंट ऑफिसर को ना किसी के बगैर पैसे की सिग्नेचर करना, यानी उसके हाथ में पैरालिसिस होता है, तो वो पैसे के बगैर सिग्नेचर करते नहीं थे। तो आधा तेरा आधा मेरा, ऐसा बोलने की वजह से किसानों ने बांस लगाना छोड़ दिया। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 17 में मोदी जी ने काम किया, ये कानून बदलना चाहिए। कैसे बदला मोदी जी ने? मोदी जी ने एक सेकंड फायदा सांगा हो सांगतो ना। मोदी जी ने एक लाइन में बोला, बांस ये घास है। कानून बदल गया। अब ये घास हो गया तो फिर कोई भी काटो और कोई भी लेके जाओ, कितना भी लेके जाओ, ये शुरू हो गया। और अब मैं आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं कि फायदा क्या है। फायदा यह है कि सारे देश को, दुनिया को फ्यूल देने की जिम्मेदारी ये देश का किसान ले सकता है। इतनी बड़ी हमारी ताकत है हमारे देश के किसानों की। नंबर 1,
अब आपको क्या क्या फायदा होने वाले हैं? नहीं, मुझे क्या लगता है जी। ये सब गडकरी जी बताएंगे उनके हाँ बताएंगे। क्षेत्र में। हाँ। आप सिर्फ किसान नहीं, वाला पार्ट गडकरी जी बताएं। जो नहीं बताएंगे वही बताएंगे हम। हाँ, बताइए, किसान हाँ। वाला पार्ट बताएं। जी एक तो मैं सुदर्शन चैनल का चौहान साहब आपका बहुत ही साधुवाद करता हूं। मुद्दा है कि जब ज्वलंत मुद्दों को देश के सामने रखने का वक्त आता है तो उसमें इथेनॉल आज एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि जिसको हम यदि गंभीरता से जिस पर चर्चा नहीं करेंगे तो जो भी षड्यंत्र है वो कहीं ना कहीं बहुत हवाबाजी में बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो मैं किसानों से जोड़कर इस बात को दो स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। पहली बात है कि इथेनॉल का जो सीधा संबंध है वो प्रकृति से है, दूसरा इसका सीधा संबंध कृषि से है और तीसरा सीधा संबंध इसका किसानों की आमदनी से है। जब भी हम इकोनॉमी को देखते हैं तो आज तक इकोनॉमी ट्रेड इकोनॉमी में अपना काम करती रही, इसलिए सारा षड्यंत्र कहीं ना कहीं लीनियर इकोनॉमी का चलता रहा। ये जो इथेनॉल है ये लीनियर इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी में बदल रहा है और किसानों को गन्ने का दाम हो या चावल का दाम हो या मक्का का दाम हो वो मंडी और बाजार के स्तर पर आप देखेंगे तो एकदम तेजी से उछाल आता है। जो अभी बताया गया कि वो 1.25 लाख करोड़ के रूप में सीधा सीधा किसानों तक पहुंचा। एक मुद्दा बड़ा गंभीर इसमें यह है कि जब इस तरीके की प्रतिक्रियाएं उभरती हैं तो मुद्दा छोटा इसलिए है कि मैं ये कहूंगा कि आवश्यकता हमको ईंधन के ऊपर इतना बहस करने की जरूरत नहीं थी कि कार का ईंधन तो एक बार बदला जा सकता है लेकिन जिंदगी का माइलेज यदि खराब हो गया तो उसकी दवा नहीं है। बिल्कुल। एक इसके साथ एक और जुड़ी हुई बात कहूंगा कि जो मैं देश के साथ भी अपील करूंगा कि आंकड़ों से ज्यादा हम वास्तविकता की तरफ चलें। मैं अभी कई दिन से देख रहा था तो ऐसे डायलॉग आ रहे थे कि 10,000 लीटर पानी की खपत होती है 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। उससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बोलने वाले को ये दावा पेश कर रहा है कि इथेनॉल पानी से बनता है। ये जो बेशर्मी है एक तरीके की कि हम कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा इस सदन को कि इथेनॉल कृषि आधारित उत्पाद और कृषि आधारित अवशेषों से बनता है। जैसे फसलों का उत्पादन है उससे बनाया जाता है और अवशेष से बनाया जाता है। सवाल कहां से खड़ा हुआ कि डाटा दिए जाते हैं कि मक्का का 1 किलो उत्पादन के लिए इतना पानी, चावल का 1 किलो उत्पादन के लिए इतना पानी और गन्ने का 1 किलो उत्पादन के लिए इतना पानी और टोटल का गणित करके 10,000 लीटर पानी। तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि ये बार बार देश के सामने रखा जाए कि इथेनॉल पानी से नहीं बनता। यदि हम इथेनॉल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और देश की सर्कुलर इकोनॉमी को बहुत ही सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलप करना चाहते हैं, जो आत्मनिर्भरता का यशस्वी मोदी जी का सिद्धांत है, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि हम उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, उन फसलों से इथेनॉल बनाएं जो अभी बांस के बारे में चर्चा हुई थी, जो अभी बांस के बारे में चर्चा ठीक है, जो अभी बांस के बारे में चर्चा मुस्लिम देशों का दिवालिया बैंड बजा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूजनीय सुदर्शन जी सरसंघ चालक कहते हैं कि जब आप पेट्रोल पर निर्भर रहते हैं तो आप आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं। एकदम ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तो साइंटिस्ट है। तो ऐसे व्यक्ति का कहना, आपने नेहरू का भी उदाहरण दिया और भी लोगों का उदाहरण दिया, तो इकोनॉमी शिफ्ट होनी जब होती है तो बड़ा भूचाल आता है। जैसे बैटरी पर शिफ्ट होने लगी थी तो बड़ा भूचाल आया था। बैटरी में भी हम लेट हुए हैं, लेकिन अब एलन मस्क जैसे लोग उतर गए, चाइना देश ने ही अपनी पॉलिसी उधर लाई तो फर्क पड़ गया। तो अब हिंदुस्तान के किसानों का हित इसमें है। अब आप कहेंगे कि क्या केवल किसानों का हित देखेंगे, गाड़ियों का नुकसान नहीं देखेंगे क्या? उसका जवाब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर
अगले इंटरव्यू में जब 6 बजे आएंगे तो देंगे। आज हमने केवल शुरुआत की है। आप लोग दिन भर रुके हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। आप उनके इंटरव्यू में भी रुकिए और हम सुदर्शन पर लगातार अब एक इथेनॉल को लेकर सीरीज चलाएंगे और जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खास करके किसानों का नुकसान करने का जिन्होंने तय किया है और उन अरब देशों का मुनाफा जो देख रहे हैं उनका बैंड बजाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ मुझे एक ही मिनट चाहिए, मुझे 1 को 1.5 मिनट लगेगा। आप सब लोगों को मेरी एक विनंती है कि फॉसल फ्यूल वर्सेस बायोफ्यूल ये लड़ाई अब जरूरी क्यों हो गई है। आप सबने शायद सुना होगा आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की एक संस्था 1988 से जो काम कर रही थी, वो संस्था का कहना है कि 350 पीपीएम कार्बन कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। अब 430 हो गया है और 450 अगर हो गया तो हमारा जीना कठिन होने वाला है। 450 2050 में होने वाला है। अगर वो नहीं होना है तो मोदी जी का एक ही घोषणा मैं आपको बताता हूं, ये जो आपने अभी बार बार जो बताया था कि मेरा किसान अब तक अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता हो रहा है। इसका मतलब अब फ्यूल जमीन के पेट से निकालने के बजाय जमीन के पीठ से निकालना शुरू करना पड़ेगा, तो ही पृथ्वी और सब मानव जात बचेगी। अच्छा, जो पेट से निकाल रहे हैं उससे भौगोलिक असंतुलन भी होता है। हो बिल्कुल, CO2 बढ़ रहा है। अगर वो कम करना है तो उसके बजाय अब किसान के खेती में फ्यूल बनाना शुरू करना पड़ेगा। वो काम मोदी जी ने शुरू किया है, हमको सिर्फ बढ़ाना है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार।